बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान के माशी हालात दिन ब दिन बेहतर होने के बजाय अबतर होते चले जा रहे हैं और मौजूदा जो निगरान हुकूमत आई है, इसका काम तो यह था कि ये इलेक्शन कराने पर तवज्जो देती, लेकिन इन्होंने कहा है कि हम मईशत को बेहतर कर रहे हैं और जितने भी इस वक्त तक इजलास हुए हैं इन्होंने मईशत पर जोर दिया है। जबकि मेरे देखने में जितने भी सनतकार हैं, जितने ताजर हैं, जितने मुख्तलिफ लोग हैं, वो इस वक्त बिजली के बिलों से बिल बुला रहे हैं और पाकिस्तान के करोड़ों लोग कल और आज सड़कों पर हैं और वो बिजली के बिल जला रहे हैं और ये कहते हैं कि हम ये बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी सियासी पार्टी, नून लीग, पीपल्स पार्टी या दीगर वो जमातें जो कि 1.5 साल तक जिन्होंने जबर की हुकूमत की और बिजली के बिलों में इतना इजाफा किया कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया, वो इस तरफ कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि निगरान हुकूमत की तरफ से इसकी तरफ कोई बात करने की अभी तक बात नहीं की गई। आज हमने जिस शख्सियत को अपने स्टूडियो में दावत दी है वो साबिक सदर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर के, और उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जब वो वहाँ पे सदर थे उन्होंने कई ऐसे काम किए जो कि नाकाबिले तरदीद है और वो काम अभी तक उनको बढ़ावा मिला है और उसको कोई बंदा ख़त्म नहीं कर सका, छोड़ नहीं सका। तो मेरी मुराद है जनाब सुहेल लिशारी साहब, बहुत शुक्रिया लिशारी साहब, आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। और आप ये बताएं, ये जो बिजली का बहरान है, महंगाई का बहरान है, ये जो ख़ास तौर पर बिजली के बिल जो है, हर बंदा ये कह रहा है कि बिजली के बिल हम बिजली कम यूज़ करते हैं, यूनिट ज़्यादा डाल दिए जाते हैं और 50 रुपये यूनिट हो चुके हैं। और अब तो लोड शेडिंग हो ना तो लोग घरों से बाहर नहीं निकलते कि चलो यार जितनी देर लोड शेडिंग है कुछ ना कुछ बचेगा। अब वो दूसरा बिलों पर लोग निकलना शुरू हो गए और बिल जलाने शुरू किए हैं। प्लीज़ नहीं, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि बिजली के बिलों ने अच्छे भले दरमियाने दर्जे के लोगों की भी कमर तोड़ दी है, क्योंकि 50+ जैसे आपने कहा तकरीबन इस वक्त 57 के करीब ऑन एवरेज पड़ रहा है एक यूनिट। और जिसे आपने कहा कि ओवर बिलिंग भी हो रही है, उसकी वजह ये है कि जितनी भी लॉसेस हैं वो भी बिलों में एडजस्ट किए जाते हैं और ये तकरीबन 1.5 बिलियन रुपीस का फ़र्क आ जाता है इसमें। अच्छा, तो इसको हम अपनी लॉसेस को इस तरह से कवर करते हैं, फिर जो सर्कुलर डेट है उस पर भी डालते हैं। और जो आप कह रहे हैं ना कि कोई सियासी जमात इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रही, देखिए इस वक्त आप IMF के रूल के अंडर हैं। ठीक, IMF ने आपको क्लियर कट कहा है कि आप बिजली के निर्ख कम नहीं कर सकते, अलबत्ता आपको बढ़ाने पड़ेंगे और जब निर्ख बढ़ाएंगे तो यही हाल होगा जो इस वक्त हो रहा है, जो चेखे निकल रहे हैं जो जी। और दूसरी बात यह है कि इमीडिएट इसका कोई हल नहीं है। जो भी आ जाए, जिसकी हुकूमत आ जाए, आज इलेक्शन करवा दें। आप देख लीजिएगा मेरी बात, इसको रिकॉर्ड में रखें कि जब भी इलेक्शन होते हैं 3 महीने 6 महीने में, जब भी, ये मसला इतना इजी हल होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने डैम्स नहीं बनाए, पानी को कंजर्व करने का कोई तरीका नहीं बनाया। अभी देखिए सतलज में इंडिया ने अगर पानी छोड़ा है तो आपका बिहाड़ी, भावलपुर, वज़ीर आबाद डूब गया। ये तरीका कार है कि आपने कोई वहाँ पे लेक्स नहीं बनाए, कोई वायर्स नहीं बनाए कि चलो किसी वक्त इंडिया पानी अगर छोड़ता भी है तो हमारे पास वो पानी हम इकट्ठा कर लें, उससे फायदा उठाया जाए। और उससे भी बहुत सी चीज़ें, हमारी ज़राअत बढ़ सकती है, हमारी पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ सकती है। असल में जो कसूर हुआ ना, क्योंकि अभी हम बिजली के ऊपर ही बात कर रहे हैं, वो ये था कि जब बिजली इस मुल्क में थोड़ी सी ज़्यादा थी 60 और 70 की दहाइयों में, तो हमने नारा लगाया कि गांव-गांव को बिजली देंगे, आपको याद होगा, ठीक है जी, और गैस भी घर घर पहुँचा देंगे। जब आपने उन इलाकों में भी बिजली पहुँचाई जहाँ से आपको बिल वसूल नहीं होने थे, यहाँ बहुत कम बिजली इस्तेमाल होती थी, एक बल्ब जलता था, और आपने करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के वहाँ पर बिजली पहुँचा दी, तो आपकी बिजली जो है बिल कम आने शुरू हो गए, खर्चा ज़्यादा हो गया। फिर
जब आप थोड़ी थोड़ी इंडस्ट्री लगनी शुरू हुई तो बिजली की मांग बढ़ी, तो आपने IPPs लगा दिए और सोचा ही नहीं उस वक्त तो सिर्फ ये सोचते कि बिजली दे दें, ठीक है जी। और उस वक्त मुझे याद है कि 9 से 10 रुपए यूनिट हुआ तो बड़ी चीखें बज गई थी। तो आपने महंगे IPPs लगाए, उनको फुल कैपेसिटी की गारंटी दी। मिसाल के तौर पे अगर आप 100 मेगावाट आपके पास कैपेसिटी, हम सिर्फ अगर मिसाल के तौर पे 80 मेगावाट इस्तेमाल कर रहे हैं मगर बिल आपको 100 का ही देंगे। तो इस किस्म के जब आपने मुआहदे किए और प्लस सारा कुछ जो उसका फ्यूल था वो इम्पोर्टेड फ्यूल था, और फ्यूल की जब कीमतें बढ़ी हैं तो आपको बिजली के नर्ख बढ़ाने पड़ गए, नेपरा को भी बढ़ाने ये पड़ गए। कालाबाग डैम, ये मुख्तलिफ और डैमों पर तो जो की दी जाती, अब ये जो सबका हुकूमत ने डैम शुरू किया, कालाबाग बादशाह डैम, उसमें भी वो तो दी गई। देखिए कालाबाग डैम आपका जो है ना जी, वो रियल लाइफ लाइन है आपकी, क्योंकि वो दो सरहदों के दरमियान में आता है और 4,500 मेगावाट बिजली देगा। कम अज कम 3-4 लाख एकड़ ज़मीन ज़ेरे काश्त आएगी। सो उसके तो इतने फ़ायदे हैं कि मैं अभी टीवी पे क्या बयान करूं। मगर हम बिजनेसमैनों ने, इवन मैं आज डिस्क्लोज कर रहा हूं कि जनरल बाजवा साहब से भी इसकी बात की थी एक मीटिंग में कि आप इसको बनाएं। और अब भी जो बात सुन रहे हैं इस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं और अदर लोग हैं कि इसको इनिशिएट करें। बेशक केयर टेकर का शायद ये मैंडेट ना हो, मगर चलें उसके ऊपर काम शुरू करें, क्योंकि काम शुरू करने के लिए भी 6 महीने साल चाहिए होते हैं। वो दोबारा से उसकी फिजिबिलिटी, दोबारा से उसका सारा कुछ बनना होगा। तो कालाबाग डैम बनाना शुरू करें और इसी तरह बाकी के छोटे छोटे जो डैम्स हैं कैस्केडिंग के हिसाब से वो बनाएं ताकि बिजली की कीमत कम हो। देखिए बिजली की ज़रूरत सिर्फ घरों में ही नहीं है, इंडस्ट्री में भी ज़रूरत है। और ये दूसरा तरीक़ाकार इसका ये है कि इसको हमने आपके प्रोग्राम में शायद मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सोलर पे जाएं। हर घर के ऊपर सोलर मैंडेटरी कानूनी तौर पे लगाओ, और जो नई सोसाइटीज़ बन रही हैं उसके हर घर में मैंडेटरी होकर नक्शा नहीं पास होगा जब तक सोलर नहीं होगा। अच्छा। ताकि ये जो सेक्टर है, डोमेस्टिक सेक्टर जो है, ये सारा का सारा सोलर पे चला जाए। जो बिजली उससे बचेगी उससे तो एक तो उसकी कीमत कम करें, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और जब आपके साथ चीज़ एक ज़्यादा हो, सरप्लस हो, तो उसकी कीमत कम हो जाती है। और साथ ही वो इंडस्ट्री को दें और सस्ती दें, और इवन अगर हो सके तो तीसरी शिफ्ट भी इंडस्ट्री बिजली पर लगाए। मगर अगर आप कहें इस वक्त, तो इस वक्त बिजली के नर्ख और बढ़ेंगे, पेट्रोल के नर्ख और बढ़ेंगे, और डॉलर भी आपके काबू में नहीं है, वो भी आप काबू नहीं कर सकते। डॉलरों के हवाले से मेरी सजेशन ये है कि आप जितने भी मनी चेंजर्स हैं इनको बैन कर दें, टोटली मनी चेंजर्स ख़त्म हो जाएं। जिसने भी डॉलर लेने हैं वो जो शेड्यूल्ड बैंक हैं उनसे ले, और बैंक के रेट पे ले। और बैंक के मनी चेंजर बन गए तो हिसाबदार का क्या बनेगा? वो उनकी दुकान भी बंद हो जाएगी। जब सबकी बंद होगी तो उनकी दुकान भी बंद हो जाएगी। मगर देखिए दुकान आपने किसी एक शख्स की नहीं चलानी, दुकान आपने पाकिस्तान की चलानी है। और अगर पाकिस्तान को चलाना है, मेरी सजेशन है, क्योंकि हो सकता है इसकी बड़ी मुखालफत भी हो जो इस वक्त ये कारोबार कर रहे हैं, कि तकरीबन 9-10 रुपए 12 रुपए का फर्क है। ये बहुत ज्यादा फर्क है। आप 25 का आज जी आज डॉलर 325 का है। देखिए ना, अगर 301 बैंकों का है तो तकरीबन 24 रुपए का फर्क, ये बहुत ज्यादा बहुत बड़ा फर्क है। ये नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रही कि इससे पहले जो इलेक्टेड हुकूमत थी उसने क्यों नहीं कुछ किया। अब ये जो सिलेक्टेड आई है इसके पास कितना इख्तियार है कितना नहीं है, मगर इख्तियार तो वो सारा देके गए ना पिछले, खास तौर पर कानून साजी की के लिए, इस निगरान हुकूमत के लिए कि वो तमाम ये काम कर सकते हैं जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट करती है। देखिए इसमें जो मैं समझता हूँ अगर इस नीयत से किया है तो वो शायद पनप जाए और अच्छी चीज़ हो। वो ये है कि जो सियासी हुकूमतें हैं वो रिफॉर्म्स नहीं ला सकती, क्योंकि उनके वेस्टेड अपने इंटरेस्ट होते हैं। ये भी सियासी है, इसमें कौन सा? नहीं, ये तो देखो ना, ये इलेक्टेड नहीं है ना, सिलेक्टेड है ना जी। इनको ये सियासी उस तरह से सियासी नहीं है कि इन्होंने इलेक्शन बाद में लड़ना है। ये सारे इलेक्शन नहीं बाद में लड़ सकते। सो इसलिए अगर इनको और इनका अगर मैंडेट बढ़ जाता है, ज्यादा अरसा इनको मिल जाता है, तो इनको चाहिए, और शायद कर भी रहे हों, कि ये हर सेक्टर में रिफॉर्म्स लेके आए, इवन इलेक्शन में भी रिफॉर्म्स लेके आए। उसमें यह है कि इलेक्शन सस्ता हो।
एक गरीब आदमी, एक मुस्तदे का आदमी तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। लेकिन इसका हाल ये है कि अगर इनका टेनोर बढ़ जाए तब वो ही तो कर देखो ना, सकते तो वो खदशात तो भी जाहिर हो रहे हैं ना। तो अगर बढ़ जाता है तो ये आज से बैठ जाएं रिफॉर्म्स लाने के लिए, पुलिस रिफॉर्म्स, CSS रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, बिजली का रिफॉर्म्स। अब आपके पास बिजली है, आपके पास ट्रांसमिशन लाइन नहीं है। ये देखिए क्या बात है कि आपने पुल, ये वो सड़कें बनाई, असल काम तो बिजली को एक दूसरे को पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन चलाई थी। अब आपके पास ट्रांसमिशन लाइन नहीं है। एक आपने बनाई है लाहौर से मतारी, वो जो चाइनीज के साथ मिलके, और उसके बावजूद भी आपको चाहिए। तो ये सारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिफॉर्म्स हैं, ये बैठ के बनाएं और ये अगली हुकूमत को दे के जाएं। और इस तरीके से, क्योंकि पीछे अगर एक जो बहुत बड़ी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो सबको सपोर्ट कर रही होती है, वो आइंदा आने वाली हुकूमत से भी ये गारंटी ले कि ये जो रिफॉर्म्स बनाएंगे उस रिफॉर्म्स को वो दोबारा स्टडी करेंगे और असेंबली से अप्रूव करवा के, सेनेट से अप्रूव करवा के, और वो रिफॉर्म्स जो हैं वो कम अज़ कम 15-20 साल के रिफॉर्म्स हों और उसी लाइन पे ये सारे चलेंगे, तभी होगा। अदरवाइज इलेक्शन आप कल करवा लें, इलेक्शन पहले भी बहुत हुए हैं, आप बता दें किसने क्या किया, जिसने भी इलेक्शन जीता क्या किया। सो इलेक्शन इज नॉट द इशू right now in this country. It is how to really have good governance in this country. अगर वो आ जाती है, क्योंकि देखिए इलेक्शन ये 4-5 पार्टियां लड़ेंगी ना, ये कई दफा पहले भी आ चुकी हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि आप सब लोग टैक्स बेस की बात करते हैं कि टैक्स बेस बढ़ाएं, टैक्स बेस बढ़ाएं, बढ़ाना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ पॉलिटिकल बेस बढ़ाएं, पॉलिटिकल नए लोग आए। अवाडा साहब भी बहुत जगह कह चुके हैं, नए लोग आए, नए लोगों की अब जरूरत है, नए ब्लड की जरूरत है और एक नई सोच की जरूरत है, जो 21वीं सदी की सोच हो। ये हम जैसे जो लोग हैं, ये बाहर बैठ के तो दाव बता सकते हैं, अंदर ये खेल नहीं सकते। तो खेलने के लिए नहीं, निशार साहब मुझे ये बताना, अब ये जो बात आप कर रहे हैं कि सियासी लोगों में बढ़ना ही, सियासी बातें बढ़नी चाहिए, हमने ये देखा है कोई भी जो सनतकार है उस तरफ आता ही नहीं है। देखिए आपके बात मजा है, सम पर्सन ऐसे सनतकार है जिन्होंने शब खून मारी है पूरी हुकूमत पे, लेकिन बाकी मोस्टली ये सनतकार है वो कहते हैं यार हमने पीछे ही रहने। देखिए बात यही है कि सियासत को ओवर ईयर्स हमने बहुत बदनाम कर दिया और अब भी हम बदनाम गाली समझते, गाली समझते हैं। सो मुझे कोई कह रहा था, अगर आप इजाजत दें तो मैं ये मजे की बात आपको बताऊं कि जी मैं भी किसी से यही कह रहा था कि यार इलेक्शंस में आना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए, आप में टैलेंट है, आप में अक्ल और दानिश है। तो कहने लगा नहीं यार ये कुत्ता काम है। तो मैंने आगे से कहा फिर कुत्ता ही रूल करेंगे ना। तो बात ये है कि अगर आपने इनके बस ही डाल देना है जो कि आपको आजमाए जा चुके हैं, देखे जा चुके हैं और उनमें वो विजन नहीं है जो 21 सदी की विजन होनी चाहिए। अब डिजिटलाइजेशन का दौर है, अब चांदों पे जाने का दौर है, अब वो बात नहीं रही कि जी उसी तरीके से हुक्म के जरिए चला। हर इंस्टीट्यूशन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अभी भी इलेक्शन कमीशन ऐसा इंडिपेंडेंट हो कि अपनी डेट खुद अनाउंस कर सके, तो किसी का महीने मिनट्स ना हो कि उधर से फोन आएगा। तो इसी तरह पुलिस इंडिपेंडेंट हो, उसका आईजी उनका अच्छा नहीं, ये इसमें कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है पूरे पाकिस्तान की इतनी, वो रोल अदा कर सकती है। देखिए फेडरेशन एक सियासी पार्टी के तौर पे नहीं, सियासी तौर पे नहीं, उनका अपना एक मैंडेट है टू लुक आफ्टर दी बिजनेस अफेयर्स, वो सब तो ठीक है। मगर जो हमारा चेंबर, फेडरेशनल चेंबर का जो सदर होता है, हमने इनको बहुत दफा कहा है कि उसको मिनिस्टर बनाएं। अच्छा। और उसको अपनी मशावरती कमेटी में रखें, क्योंकि वो सारे पाकिस्तान की नुमाइंदगी के 32 चेंबर हैं और पता नहीं 250-300 से करीब एसोसिएशन हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है। तो उन सारों का वो नुमाइंदा है, तो उसको भी आप एक मिनिस्ट्री दें, एडवाइजरीशिप दें, ताकि वो भी आपके साथ बैठे। और ये को मैं नई बात नहीं कर रहा, इंडिया में भी ऐसे है और बहुत से मुल्कों में ऐसे है कि वो उसको उतनी अहमियत देते हैं कि ये बिजनेस कमेटी को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर इकॉनमी भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। आपको हर चीज़ में अब मॉडर्निटी लानी पड़ेगी। एग्रीकल्चर में सबसे पहले देखें इंडिजिनस बना, चीज़ें पाकिस्तान में बने, और जो बना सकते हैं हम, जो नहीं बना सकते उसके पीछे ना जाएं, जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पर काम करें और आप देखें कि आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ सकती है। मगर सबसे पहले ना सब बात यही है कि ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो चाहिए, उसके बाद हमें सोशल स्टेबिलिटी चाहिए। जैसे ये टेररिज्म वाले मामलात हैं,
फिर जाके कहीं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, ये सीक्वेंस ये है। अगर आप ये कहें कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तो फिर हम टेररिज्म पे जहाज चढ़ाएंगे और फिर हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तो ऐसा नहीं होता। ये रिवर्स उस तरह से चलना पड़ेगा। अब हम देखना यही चाह रहे हैं कि अगर अब ये कितना स्टेबली चलाते हैं केयर टेकर्स, और उसके बाद जो नए लोग आएंगे, मजा की बात तो तब है ना कि चाहे ये पुरानी पार्टीज ही हो मगर नए लोग लेके आए। अच्छा, नहीं, जब आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट थे उस वक्त मियां शहबाज शरीफ पंजाब के हुक्मरान थे, तो ये जितनी ये बसों के रूट ये वो जो ट्राम चलाई गई है, इस सिलसिले में आपसे मशवरा किया था? लेकिन मशवरा ये लोग नहीं करते, क्योंकि ये कोई इनके एजेंडे में शामिल नहीं थी बात को, आवाम का ये मुतालबा नहीं था और इलेक्शन से कबल इन्होंने अपना किसी को ये कहा भी नहीं था। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि मशवरे ऐसे नहीं होते हैं। ये खुद ही बैठ के और दुनिया में देख लेते हैं कि जनरल पासेस हैं, बाईपासेस बने हुए हैं, फिर जाते हैं पाकिस्तान में भी ऐसा हो। देखिए, प्रोजेक्ट कोई भी उस लिहाज से बुरा नहीं होता, मगर जो दुनिया का रवाज है उसको कहते हैं जी PPD, पब्लिक प्राइवेट डायलॉग। जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो पब्लिक से डायलॉग करते हैं। जिनके एरिया में आपने कब्जा करना है या तोड़ना है, उससे पहले बात होती है, डिस्कस करते हैं कि जी हम ये प्रोजेक्ट लाना चाह रहे हैं, आपका क्या ख्याल है, कैसे करें कैसे ना करें। सो ये PPD इस मुल्क का कोई रवाज नहीं है, और बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स भी जो हैं। नहीं, मैंने टिपिकली पूछा ये आपसे, उन्होंने कोई बात की इस बारे में? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई। अलबत्ता उसके बाद हमने इनसे बात की थी कि जब लोगों को कंपनसेशन नहीं मिल रही थी तो आई स्टेप्ड इन एंड टॉक टू। देखो, हालांकि ये दोनों मंसूबे जो है ना ये अवाम की फलाह के मंसूबे थे, गरीबों के दोनों मंसूबे थे, लेकिन वो इतने हाईली बने कि वो इतने महंगे बन गए कि उनको चलाना मुश्किल हो गया। वो आपकी बात एक हद तक बजा है, मगर ये देखें जो पब्लिक सर्विस होती है ना दुनिया में भी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में भी, वो कमाई के लिए नहीं होती। अच्छा। वो जैसे अस्पताल हैं और चीजें हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये आपने अपनी पब्लिक को टैक्स मनी से प्रोवाइड करनी होती है तो वो इजीली एक दूसरी जगह से आ जा सकें। मगर सब्सिडी होती है इसमें, हर जगह होती है, मगर इतने भी लॉसेस ना हो कि कल को ये बंद ही हो जाए। मगर वक्त के साथ साथ इसकी यूटिलिटी बढ़ती चली जाती है। शुरू में लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। अब आप देखें मेट्रो बस है या दूसरी ट्रेन हैं, लोग बड़ी खुशी से उस पर ट्रैवल कर रहे हैं और वो बड़ी कंफर्टेबली उस पर ट्रैवल कर रहे हैं। चाइना हैज़ डन अ गुड जॉब और लोग उसको एंजॉय भी कर रहे हैं और उस पर सफ़र भी कर रहे हैं। मगर फाइनेंशियली वायबल ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स होते हैं। इसमें कमाई पे इतनी नज़र नहीं होनी चाहिए जितना कि आप उनको वेलफेयर के तौर पे एक चीज़ दे रहे होते हैं। अच्छा शरदा, आपने क्योंकि बहुत इंजीनियरिंग के काम भी किए और ऑयल इंडस्ट्री को आप समझते हैं, पाकिस्तान में कहते हैं कि इतना तेल है कि ये खुद कफील हो सकता है, लेकिन निकाल नहीं रहे। इसकी क्या वजूहत है? ये महंगा, इसमें कोई परेशानी है? कोई ईरान का दबाव है, किसका दबाव है? नहीं, सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी का, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पर आप पे दबाव है कि आप रोटी ना खाओ। हाँ, एक लिहाज से आप ये भी कह सकते हैं। देखिए, मैं इंजीनियर भी रहा हूँ, मैंने बहुत से प्रोजेक्ट्स, मैंने आपकी एक्सपर्टीज से फायदा उठाते हुए ये बात की। मैं आपको बताता हूँ कि आपने फॉरेन कंट्रीज में काम किया। कंस्ट्रक्शन कंपनी में शुरू में 80 की दिहाई में काम कर रहा था। नहीं, वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी। अच्छा, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, फिर बात इधर से उधर चली जाती है। तो वो उनके मालिक ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि जी आपकी एक्सपर्टीज़ है सड़कों की, और चूँकि ये जो वादत रोड का डुअल कैरेजवे बना ये भी मैंने बनाया तो उस वक्त 70 की दिहाई में। तो आप ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो जैसे हमारा भी इस वक्त मोटरवे इस टाइप का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आप इस पे काम करें और इस पे इनिशिएटिव लें। तो मैंने कहा ठीक है, करते हैं। 3 दिन के बाद इस सेठ साहब ने मुझे दोबारा बुला लिया और उन्होंने कहा जी वो प्रोजेक्ट तो ख़त्म हो गया। मैंने कहा अभी तो बात हुई थी, अभी ख़त्म भी हो। कहते हाँ वो बात ख़त्म हो गया, बस बात ऐसी है कि हुकूमत अब ये कह रही है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं जिसको मैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कहता हूँ कि जी अगर आपने ये सड़क बना ली तो आपकी फ़ौज एक जगह से दूसरी जगह पे
तेजी से जा सकती है, तो आप ये सड़क नहीं बना सकते। सो वो इस किस्म की सैंक्शंस हम पे लगती रही हैं। और फिर इसी तरह तेल की भी वही बात है। आप यकीन करें कि गैस के भी और तेल के भी ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं, उनको कैप कर दिया गया। कैपिंग का मतलब होता है कि टेस्टिंग हो गई, सब कुछ मौजूद है, उसको बंद कर दिया कि उसमें से गैस नहीं निकालनी। सो अगर ये हम पे इस तरह की चीज़ें मुसल्लत रहेंगी तो आपके यहाँ ये कौन तोड़ेगा इन सारे मामला को, क्योंकि चीज हमारी है, हम निकाले ना, ये मामे लगते हैं। देखें, वो आपके मामे इसलिए होगा कि आप उनसे कर्जा लेना शुरू कर देते हैं। जब कर्जा नहीं लेंगे, देखिए इस वक्त अफगानिस्तान की अफगानी जो है वो 82 रुपए का $1 है, आपका 300 रुपए का। तो अफगानिस्तान तो अभी 2 साल हुआ है मार खा खा के, और अभी भी उधर कुछ नहीं है। तो क्यों उनकी अफगानी इतनी स्ट्रांग है? उसकी वजह ही सिर्फ एक ही है, तो उनके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। जब आपको कर्ज होगा तो फिर आप उनकी बात भी मानेंगे, और फिर क्योंकि आपने फिर दोबारा भी कर्ज लेना होता है ना, तो जो कि बहुत बड़ी बात है। अफगानिस्तान में 85 अफगानी का $1 है और पाकिस्तान में 300 भी बढ़ गया है। तो ये देखना हमने, ये इसकी बुनियादी वजूहात क्या है, क्योंकि हमने इतने कर्जे लिए हुए हैं और वापस करने हैं, और अफगानिस्तान के पास ने कोई कर्जा नहीं लिया। तो हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम लशारी साहब से ये पूछेंगे कि पाकिस्तान में माशी निज़ाम किस तरीके से बेहतर हो सकता है, और कालाबाग डैम अगर बन जाए तो इसके क्या फ़ायदे होंगे। जी वेलकम बैक। निशार साहब, मैंने आपसे सवाल छोड़ा था कि पाकिस्तान की मईशत कैसे बेहतर होगी और कालाबाग डैम के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। देखिए, पाकिस्तान की जो माशियत की अगर आप बात करेंगे कैसे बेहतर होगी, सबसे पहले तो हमें एक बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, आउट ऑफ द बॉक्स जाके बनानी पड़ेंगी। जो हम करते आए हैं ना पिछले 50-70 सालों से, उससे निकल के हमने नई पॉलिसीज़ बनानी है और ट्रस्ट पैदा करना है ऑन द बिजनेसमैन। और ये ट्रस्ट की मुराद ये है कि अगर ठीक है, इंसान है, कोई ना कोई गलती मलती भी होगी, जो हुकूमत से भी हो सकती है और आम बिजनेसमैन से भी हो सकती है, मगर उसको नज़रअंदाज करते हुए 19-20 का फ़र्क निकाल दें। और इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, जो अदारे हैं वो ये समझें कि ये मेरा कंटेनर आ रहा है। मैं इस मामले में ये कहता हूँ कि पाकिस्तानीज़ आर वर्किंग बट पाकिस्तान इज़ नॉट वर्किंग। वो जो एक होमोजीनियस इकट्ठे होकर काम करने वाला काम है ना, अदारों का भी और प्राइवेट सेक्टर का भी, दिस इज़ व्हाट वी कॉल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। वैसे ही हमने एक स्लोगन बनाया हुआ है, इस पे काम कोई नहीं करते हैं। तो जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, ना ये टैक्स इकट्ठा हो सकता है और ना ही ये पनप सकता है, क्योंकि बिजनेसमैन अदारों को अपना दुश्मन समझता है और एतबार नहीं करता, और अदारे जो हैं वो बिजनेसमैन को चोर समझते हैं और उस पर एतबार नहीं करते। वो तो सिर्फ पैसे लेने के लिए, इनको और उनका तजाद क्या है, तो वो कहते हैं आप गवर्नमेंट को पैसे मत जमा करें, हमें दें। तो ये सिस्टम, और वो खुद करिंदे भेजते हैं उनके पास। तो ये सिस्टम बंद होना चाहिए। ये जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उस वक्त तो अदारे बड़ी जल्दी क्लेम करते हैं, जी ओ जी देखो जी हमने $30 बिलियन की एक्सपोर्ट कर दी, $40 बिलियन का एक्सपोर्ट कर दी। अदारे क्लेम कर रहे होते हैं, जबकि उनका तल्लक ही कोई नहीं, वो तो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है जो कुछ कर रहा है, तो क्लेम वो कर रहे होते हैं। टैक्सेस भी कह दिया जी हमने 7.4 बिलियन इकट्ठा कर लिया, वो भी तो आपने क्या इकट्ठा किया, वो बिजनेसमैन दे रहा है। और आपने तो इकट्ठा करने में, जैसे आपने कहा, वो एक और भी इकट्ठा किया आपने, सिर्फ वही नहीं इकट्ठा किया। तो कहने का मतलब ये है कि कौमों को पनपने के लिए जितना मर्जी टैक्स इकट्ठा कर लें और जितना मर्जी कर्जा ले लें, कौमें नहीं पनपती हैं जब तक ग्रोथ नहीं हो, जब तक आप तरक्की नहीं करेंगे। इन दोनों चीज़ों से मैं अभी तक आपने देख लिया कि टैक्स भी इकट्ठा कर लिया आपने, लोन भी लोगों से ले लिए, और आपकी कौम ने तरक्की नहीं की। सो इसलिए तरक्की की तरफ जाएं, जिसमें सबसे पहले आपकी ज़हनी तरक्की है और फिर मादी तरक्की है। नोबडी कैन ग्रो विदाउट ग्रोइंग हिमसेल्फ। अगर वो खुद तरक्की कर रहा है तो उसका अदारा भी तरक्की कर रहा है। तो ये तो आ गई तरक्की की। अब कालाबाग डैम की तरफ देखिए, आसान लफ्जों में, सादा लफ्जों में जो लोगों को समझ आ जाए। देखिए, सबसे पहले तो शायद मैं इसकी
जो तराजात हैं उस पर बात करता हूँ। वो कहते हैं जी नौशहरा शहर डूब जाएगा। हाँ, वो उसके ऊपर भी बहुत तहकीक हुई। इन्होंने उस वक्त उसकी जो हाइट थी वो भी लोअर कर दी और नौशहरा शहर नहीं डूबेगा। ठीक। पहली बात तो ये समझ लें कि ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी, सिंध को बड़ा एतराज है कि जी हमारा पानी चोरी हो जाएगा, पंजाब जो है कोई नहर निकाल लेगा और ये हो जाएगा। उसमें से आपका मुआहिदा हुआ तफजात हैं। तफजात हैं, ये इनमें कोई हकीकत नहीं है, फिजूल। और पानी कोई चोरी नहीं होगा। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि पंजाब की जो नहर बननी है वो बना लें मगर उसको बंद करके और ना पानी इस्तेमाल करें, मगर कभी जब इस्तेमाल करनी हो, ओवरलोड हो तो कर लें। ओवरलोड हो तो कर लें। मैं तो कहता हूँ सिंध को थोड़ा सा पानी ज्यादा दे दें कि लो तुम पानी ले लो, क्योंकि पानी की जरूरत होगी तो ज्यादा लेंगे ना, क्या करेंगे ज्यादा भी लेके, समुद्र में जाएगा। हाँ, समुद्र में जाएगा ना, तो ले लें, मगर डैम तो बनने दें ना। डैम सिर्फ पानी ही नहीं है, इसमें बिजली है, इसमें ज़राअत है। मैं जैसे आपको पहले बता रहा था, कम से कम कोई 2 से 2.5 लाख एकड़ जमीन अच्छा। जो है वो ज़ेर काश्त आती। इवन KPK की जमीन जो है वो कालाबाग डैम की वजह से, क्योंकि अदरवाइज जो और साइटें हैं ना जी, उसमें जमीन ऊंची है और पानी नीचे है, तो आपको पंप करना पड़ेगा, तो पंपिंग आपकी बहुत महंगी। मगर जहाँ कालाबाग डैम पे वो डैम ऊंचा होगा, आपको ग्रेविटी से फीड मिलेगी, पानी इजीली जाएगा। और आप बिजली, आप मैं बता रहा था जैसे कि कोई 4,500 मेगावाट बिजली से बन सकती है। अब तो शायद ज़्यादा भी बन जाए, क्योंकि इतना अरसा गुजर गया और मज़ीद भी टर्बाइनें लग सकी हैं। फिर अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसको भी ज़ेर इस्तेमाल किया जा सकता है। और इससे जो अभी तक का तखमीना है, पहले तो ये पैसों में बिजली बननी थी, अब ये तकरीबन 2 और 2.5 रुपए का यूनिट होगा। अच्छा जी, तो ये आप देख लें कि ये अगर एनर्जी मिक्स में चला जाता है 57 का 2.5 रुपए का, 2.5 रुपए पर वो जब 2.5 वाला ऐड होगा 4,500 मेगावाट, तो तकरीबन इस वक्त 7,000 मेगावाट आप बना रहे हैं इससे हाइडल से, तो वो देखें ना वो कितना फर्क डाल देगा। और इसके साथ साथ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ऐसा फिर डैमों पे सारी चली जाएगी, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने आपको ऐसी खूबसूरत ये खिता दिया है। ऑस्ट्रेलिया में आप देखें कोई पहाड़ ही नहीं है, कोई स्नो ही नहीं है, ठीक है, कोई चीज़ ही नहीं। हमें हिमालय की तरफ से 7 पीक्स दी हुई हैं, और झरनों में और दरियाओं में और सिंध में सवात के दरिया से आपको पानी मिल रहा है, मुफ्त का पानी मिल रहा है अल्लाह ताला की तरफ से। आप उसको इकट्ठा नहीं कर सक रहे हैं और उससे आप फ़ायदा नहीं उठा सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिलियन एकड़ फीट जो है ना जी पानी समुंदर में जाना चाहिए, हमारा तकरीबन उससे डबल 4 है। अच्छा जी, तो वो ये कहते हैं कि जी समुंदर पीछे को आ जाएगा, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप उतना पानी समुंदर में फिर भी फेंक रहे होंगे कि समुंदर अब इतनी हाई टेक्नोलॉजी आ गई है। अगर अच्छे रिजर्वायर बन जाए तो समुद्री पानी जाएगा ही नहीं, जाएगा, उसका फायदा होगा, उसका फायदा। और समुद्र तो नहीं मांग रहे हैं, उसको उनकी डिमांड तो नहीं है जी। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, अब डाइक्स बन जाती हैं। अच्छा, समुद्र के आगे आप पत्थर रख के तो डाइक्स बना देते हैं कि समुद्र शहर की तरफ नहीं चढ़ता, ठीक है जी। अब वो दौर चले गए, आज से मतलब 1950-60 में ये डैम बन रहा था। अब टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस आ गई हैं, तो हमें उन चेंजेस का फायदा उठाना चाहिए। खर्चा बहुत बढ़ गया ना, खर्चा तो बढ़ेगा, मगर ये लॉन्ग टर्म आपके सारे खर्चे विद इन आई थिंक 5 years आपके खर्चे वापस आ जाएंगे आपको। तो ये ROR तो हर जगह होता है ना, रेट ऑफ रिटर्न तो होता ही है, इसका रेट ऑफ रिटर्न। क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है सियासत बगैर जी, अब तक जितनी बातें हुई ना वो सियासत के बगैर हुई हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि किसी भी सियासी हुकूमत ने कालाबाग डैम बनाने के लिए जद्दोजहद की है जो आपकी नज़र में अच्छी हो और आवाम ने उसको वेलकम किया, और फिर किसी की मुखालफत की वजह से ना बनाओ? देखिए, हमायत तो नहीं की है, मुखालफत की है। और तकरीबन पंजाब की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने तो इतनी नहीं की, मगर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। और सिंध की और KPK के सारे पुराने जितने लोग हैं उन्होंने सारों ने इसकी मुखालफत की है, और जिसकी वजह से ये नहीं बना। उसमें नहीं इनिशिएटिव लेने की कोशिश किसी ने की है? नहीं, इनिशिएटिव लेने के भी फिर मुखालफत की चीज क्यों हुई? नहीं, वो जो भी थोड़ा बहुत किसी वक्त जैसे हम जैसे लोग किसी महफिल में जहाँ पे मिनिस्टर्स भी बैठे हों, सियासतदान भी बैठे हों, हमने बात की है तो उसकी मुखालफत ही हुई है। हमने इस पर बहुत अगर आपको याद हो तो हमने भी कालाबाग डैम पे एक सेमिनार करवाया था PC में, जिसको मैंने होल्ड किया था और वहाँ पे आए थे, उसकी भी बड़ी मुखालफत हुई ना। तो जहाँ भी आप इसका तज़किरा करेंगे, जिस महफिल में भी तज़किरा करेंगे, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी इंडिया इसको फंड करता है, इसकी मुखालफत को फंड करता है, और वह भी शायद सच हो एक हद तक वो नहीं, उसमें नाम आया था ना जमात अली शाह पैसे ले रहा है, जितने हमारे कमीशन पैसे लेते अल्लाह जानता इंडिया से जी। तो वो खैर जमात अली शाह की तो इस हिसाब से हैसियत नहीं है कि वो डैम को बंद कर सके या ना बनने दे, मगर कोई और इशू होगा। मगर बात यह है कि कोई सियासी या इस्करी क़यादत ने इस पे तवज्जो नहीं की, सीरियस तवज्जो दी। अगर दी जाए इस वक्त, जैसे कि आपने चीफ ऑफ आर्मी साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप आगे बढ़े और इसको शुरू करें, तो इंशाल्लाह इससे अल्लाह ताला भी मदद करेगा और ये बन भी जाएगा। मैं आपको एक मजे की बात यहाँ बताऊं, मैं एज इंजीनियर इराक में काम कर रहा था। वो तकरीबन 80 की शुरू की बात है। तो हम वहाँ डैम बना रहे थे और कुर्दी एरिया में बना रहे थे, जिसको पता होगा जैसे हमारा KPK है, उधर भी नॉर्दर्न एरिया है, वो कुर्दी लोग रहते हैं वहाँ पे, वो भी हमारे ट्राइबल एरियाज की तरह थोड़ा सा फटे फुटे में रहते हैं। तो हम डैम बना रहे थे और मैं भी उस प्रोजेक्ट में शामिल था। तो बाद में मैं उस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो गया। तो तकरीबन हम 3000 लोग वहाँ काम कर रहे थे, सारे पाकिस्तानीज थे। तो ऊपर हेलीकॉप्टर होता था, नीचे 2 बख्तरबंद गाड़ियाँ और 2 टैंक होते थे। तो हम टैंक और हमने डैम बना रहे थे और हमने डैम बना दिया। तो जब बनाना होता है ना, क्योंकि उस वक्त सद्दाम हुसैन की हुकूमत थी, तो ही वॉज ऑल पावरफुल। तो यहाँ भी हमारे बहुत से लोग ऑल पावरफुल हैं। नहीं, यहाँ यूबर रहा है, ज़ियाउल रहे हैं, मुशर्रफ रहे हैं। मुशर्रफ के पास बहुत ज़रा मौका था, ज़ियाउल हक साहब के पास मौका था, और फिर तो हाइब्रिड सिस्टम आ गया। तो मगर अब भी अगर इसको इनिशिएट करें और अगली हुकूमत जो आती है इलेक्टेड, वो इस पे काम करे। ये बादशाह डैम पे काम हो रहा है, बादशाह डैम पे काम हो रहा है, और दासू डैम पे भी काम हो रहा है, मगर वो डैम छोटे हैं और वो दासू जो है वो रन ऑफ द रिवर है। अच्छा। यानी कि वो ऊपर से गिरेगा, पानी टरबाइन में जाएगा, उसमें डैम नहीं है, वो सिर्फ पानी की फ्लो से बिजली। अच्छा, तो कुछ प्राइवेट लोगों ने भी ये इस तरह बिजली की बेहतरी के लिए काम शुरू किया था, और उसमें आपने भी कोई एक मनसूबा लगाने की कोशिश की थी। क्या हर्डर क्या आती है प्राइवेट लोगों को ऐसे मनसूबे? सबसे पहली तो बात यही है कि इसकी इजाजत लेना, चाहे हाइडल पावर क्यों ना हो, क्योंकि देखिए जो गिलगित बल्तिस्तान है वो भी भरा पड़ा है कि उसमें स्मॉल डैम, स्मॉल रन ऑफ द रिवर नलतर पे इधर उधर वो बन सकते हैं, और मुझको 6 मेगावाट का, 12 मेगावाट का, और फिर और इर्द गिर्द के इलाके को बिजली दी जा सकती है। शायद आपके इल्म में हो कि जो गिलगित बल्तिस्तान है वो मेन ग्रिड से कनेक्टेड ही नहीं। ठीक, उनकी अपनी ही बिजली है और अपने ही लोड शेडिंग है, और उधर अगर आप बनाएं और उनको मेन ग्रिड से कनेक्ट करें तो आप उधर से बिजली इधर आ सकती है। मगर वही बात है कि वो एरिया इतना ज्यादा है, झरनों में उन लोगों ने छोटे छोटे मेगावाट के लगाए हुए हैं, चक्कियां लगाई हुई हैं, क्या कुछ वो पानी का इस्तेमाल करते हैं। बात अब असल यही है कि हमें एक रिसोर्स पे डिपेंड नहीं करना, हमें अब विंड एनर्जी पे भी जाना चाहिए। आपके पास बहुत बड़ा कॉरिडोर है ठट्ठा में और पदीन में और कराची में, कि आप पूरी विंड फार्म्स लगाएं वहां पे, और प्राइवेट सेक्टर देखिए, इजाजत लेने में 2 साल लग जाते हैं, और आपको पता है 2 सालों में कीमत कहाँ चली जाती है, फिजिबिलिटी आउट हो जाती है सारी। अच्छा साहब, मेरे सुनने में यह आया कि चाइना ही हम सिस्टम हमसे लेना चाहता था बिजली सप्लाई करने का, और उन्होंने हर घर तक बिजली सप्लाई करने का प्रोग्राम भी दिया था, और वो इतना सस्ता था कि इसको हम अगर लेते तो इससे काफी फायदा हो, लेकिन वो बाद में बंदर बांध की वजह ये न हो सका। देखिए बहुत से प्रोजेक्ट्स हमारे इसलिए भी अल्तवा में पड़ जाते हैं या बिल्कुल ही कैंसिल हो जाते हैं कि हम सबसे पहली बात ही उनसे ये करते हैं, और ये मेरे नॉलेज में भी आई है बात कि जी मुझे क्या देंगे। तो जब बात यहाँ से शुरू हो और लोग पहले अभी लगा नहीं है तो पहले ही अपना कोई हिस्सा लेना चाहें उसमें से, तो फिर जो लोग इस कमाश के नहीं होते, इस ज़हन के नहीं होते, वो वापस चले जाते हैं। वो कहते हैं यार हम एक काम करने आए थे, ये आगे से हमें ये कह रहे हैं। तो जब तक मैं पहले ही आपको कहा ना कि माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे हम अपना कि हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है। हमने जिस तरह के ये टेलीफोन का था, पहले टेलीफोन लगवाना बड़ा मुश्किल होता था, जब से प्राइवेट कंपनी आई अब वो टेलीफोन वाले पीछे और आवाम आ गए, और PTCL का कोई टेलीफोन लगवाने के लिए तैयार नहीं।
कि ऐसे पॉसिबल है कि बिजली भी इस तरीके से आम आवाम की पहुंच के आ सकती है अगर ये प्राइवेटाइज कर दी है? देखिए, प्राइवेटाइज कर देंगे तो इसमें एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी का बढ़ने से मुराद ये है कि इस वक्त 30% वेस्टेज है आपकी बिजली की, उसमें चोरी भी बिजली की शामिल है, वेस्टेज भी शामिल है, और इनएफिशिएंसी आपकी तारों की भी शामिल है। तो टोटल जो आपकी लॉसेज हैं वो 30% है, और ये 30% मैं मुंह से कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी रकम है। और यही 30% जब आपके लॉसेज हो रही होती हैं, आप बिलों में डाल देते हैं। आप उसको नुकसान नहीं लेना चाहते, वो तो आवाम पे आपने 30% डाल दी ना। अगर 100 रुपए का बिल है तो 130 का आपको बिल आ गया। और उसमें, और ये जो बिजली के बिलों को तो आपने कोई अजीब ही बना दिया, जैसे कि ये अदालत का हरकारा है कि नोटिस है आपको कि आपने टेलीविजन का भी बिल उसमें डाल दिया, टैक्सेस उसमें डाल दिए, क्योंकि पता है कि मीटर काटने चले जाएंगे तो लोग तंग होकर दे देंगे पैसे। मगर आप देखें ना, सारे पाकिस्तान तो में बिजली के बिलों के ऊपर रेडियो पाकिस्तान का भी डाल दिया है, रेडियो पाकिस्तान का नया डाल दिया, रेडियो पाकिस्तान नया क्यों डाला है? क्योंकि इसमें उनको है ख्याल कि जी हम जाएंगे, डराएंगे कि जी बिजली का बिल, बिजली का मीटर हम काट देंगे तो लोग पैसे डरते मतरते दे देंगे, अदरवाइज तो वो देंगे नहीं। तो इसको उन्होंने एक तरह से मैं क्या कहूँ कि एक नोटिस बना दी है कि भाई बस पकड़ के ले जाएंगे, मीटर काट देंगे। अभी देखा ना, मीटर काटने में भी कराची में भी हंगामा हो गया और लोग बिल भी जला रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो आवाम को इमीडिएट सहूलत तो शायद अभी ना दे जा सके, मगर अगर इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, जिस तरह मैंने मिसाल दी ये टेलीफोन की, तो ये इस तरह ये आवाम को सहूलत मिल सकती है। देखिए, जब मोबाइल टेलीफोन आया ना जी, तो वो एक अलहदा ही प्रोजेक्ट था। बिजली इस वक्त आपकी बन रही है, लेस्को, डेस्को, मेस्को सब कुछ आपके पास है। इनको प्राइवेटाइज करने के लिए सारे जो मुलाजम है वो खड़े स्ट्राइक कर देते हैं। अभी जैसे एयरपोर्ट को उन्होंने कहा कि चलो भी लीज आउट करते हैं और आउटसोर्स करते हैं। आउटसोर्स करना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत सी चीजें आउटसोर्स होती हैं। तो कर तो दिया उन्होंने। नहीं, वो करना पड़ेगा ना जी। मगर हम ये नहीं चाहते कि जी लोग जो मुलाजम है उनको निकाल दिया जाए, उनको रखें। और जब प्राइवेट सेक्टर आता है ना जी, तो वो फिर टैलेंट के हिसाब से ही तनख्वाहें देता है और टैलेंट के हिसाब से ही उनको रिटेन करता है। तो इसकी इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं इसमें, कोई मगर आपका जो इतना स्टाफ है ना जी, 30% वो सारे स्ट्राइक पे चले जाते हैं। 30% जो लॉसेस की बात की है जी, मेरी दनिश पे अगर प्राइवेटाइज हो जाए तो ये खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। हाँ। ठीक है जी। जो लाइन लॉसेस हैं वो तो इनको वो भी और कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर आता है ना जी, तो वो सबसे पहले यही चीजें करता है कि अपने लॉसेस को कम करता है। जो आ रहा होता है वो तो आ ही रहा होता है, अब कहाँ से आएगा लॉसेस कम करना। देखो ना, जिस तरह की कराची में बिजली यानी अलग किसी को दी हुई है, अगर इन तमाम बड़े बड़े शहरों में इस तरह कर दिए जाए और देहाती एरियाज कर दिए, तो इस तरह ये कुछ आसानी पैदा नहीं हो सकती? बिल्कुल आसानी पैदा हो सकती है। इसका क्या तरीकाकार होगा? इसका तरीकाकार यही होगा कि जी आप जितना आपका स्टाफ इस वक्त मौजूद है उनको बिठा के उनको समझाएं कि जी आपकी नौकरी खतरे में नहीं है, आपको नहीं निकालेंगे, आप प्राइवेटाइज होने दें। अलबत्ता उनके भी हिस्से डाल लें, एम्प्लॉइज जो है उसमें शेयर खरीद लें, सारे एम्प्लॉइज इकट्ठे हो जाएं, और जैसे और बहुत सी जगहों पे हुआ है तो वो उसके शेयर खरीद लें और उनको नहीं निकाला जाएगा। पहले उनको इत्मीनान मिले, पहले उनको इत्मीनान मिले ना जी। वो चूंकि खौफजदा हो जाते हैं कि जी प्राइवेट बंदा आएगा तो अगर इस वक्त 2000 काम कर रहा है वो 1000 कर देगा, उसके लिए सैलरी कम करने से कोई आमदन नहीं होनी है, उसको लॉसेस कम करने से और एफिशिएंसी बढ़ाने से आमदन होनी है। तो पहले उनको इत्मीनान में लें, जितना भी स्टाफ है, कि जी आपको नहीं निकालेंगे, और आप सारे एम्प्लॉइज पैसा इकट्ठा कर लें, कोई 200 डाले, कोई 400 डाले, कोई 4 डाले, जितने पैसे इकट्ठे हो वो हिस्सा ले लें। कॉमर्स लाहौर में क्या फटे चल रहे हैं आजकल। आप उसमें कोई इत्तेहाद ही नहीं रहा है, किसी यूनिटी नहीं है, वो वेल नहीं रही जी। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये भी मिनी पाकिस्तान है, तो यहाँ भी इलेक्शंस होते हैं और हर साल होते हैं, और हम बड़े फख्र से कहते हैं, बड़ा मेला लगता है, बड़ी जबरदस्त, हम वो अदारा हैं जहाँ हर साल इलेक्शंस होते हैं और हारने वाला एक प्रेस क्लब है और एक आप है, या हर साल इलेक्शन, और हारने वाला भी खुशी खुशी जाता है कि ओके मैं हार गया हूँ, जीतने वाला भी खुशी खुशी जाता है। हमें इस पे बड़ा नाज था कि हम ये कर रहे हैं। अब ऐसा कुछ हो गया है कि एक तो थोड़ा सा रूल्स में चेंजेस आ गई हैं, कुछ एक्ट में चेंज आ गया कि 2 साल का टर्न्योर होगा,
फिर उसको हाफ कुक्ड ही शाया कर दिया कि एग्जेक्टिव कमेटी का क्या टर्न्योर होगा और सदरों का, जो तीनों सदर होते हैं उनका टर्न्योर क्या होगा, इलेक्शंस कब कब होंगे। अब यूं लग रहा है कि अगले साल ही इलेक्शंस होंगे और फिर सारा हाउस नए सिरे से आएगा, यानी कि 32 का 32 हाउस पे इलेक्शन होगा, नए सदर आएंगे, नए लोग आएंगे। ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है? फर्स्ट टाइम ऐसा, क्योंकि बताया ना कि इन्होंने पहले कोशिश की कि 2 साल करवा लें, 2 साल हो गया, मगर नीचे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का उसका कुछ भी नहीं किया। तो मैं जिसको हाफ कुक्ड कह रहा हूँ, बेसलेस रहा ना। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में इस एज पे पहुंच गए हैं। ये तो 5 साल की तरफ ले जा रहे थे ना? हाँ जी, नहीं 2 साल ही होगा, 5 साल तो कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस छोड़ के तो चेंबर नहीं बैठ सकता, तो 2 साल का साहब सारे बिजनेसमैन आप जैसे नहीं है कि वो सारा काम छोड़ के बैठ जाए, काम भी लोग करते रहते हैं। चले जी, क्योंकि अगर आपने चेंबर के और सारी बिजनेस कम्युनिटी को, इस वक्त तकरीबन 32,000 मेंबर है लाहौर चेंबर का, उसको रिप्रेजेंट करना है फेडरेशन में भी और इस्लामाबाद में भी, तो फिर आपको टाइम तो देना पड़ेगा। अब मैं बताना चाह रहा था, आप अपने ग्रुप की बात बताएं, इसमें क्यों फटा हो गया? ग्रुप में मेरे ख्याल में स्ट्रगल ऑफ पावर है, ठीक है जी। और हमारे माँ पता नहीं क्यों नहीं ऐसा होता कि मुशावरत के साथ, एक दूसरे की सुन के साथ चले, अतः कि हमने काफ़ी 2 दहाइयों में अपना अलायंस और अपनी पार्टी को साथ लेके चले। और जैसे ग्रुप आपके दोनों इकट्ठे हुए, उससे स्टेबिलिटी भी आई, बिल्कुल काम भी अच्छा हुआ और लोगों की उंगलियां भी बच गई। और कितने वोट मुखालफों को पड़ते थे? 200, 250, 300। तो अब मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ कि भाई उसमें भी हम सारे, जो कोर कमेटी हुआ करती थी, उसका असूल ये होता था कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स और फॉर्मर चेयरमैन पे आप जो थे वो कोर कमेटी में होते थे, जिसे हम सुप्रीम काउंसिल भी कहते थे, वो फैसले करती थी कि किसको टिकट देना है, किसको सदर बनाना है और कैसे कैसे इलेक्शन लड़ना है, मार्केटों में कैसे जाना है, ये करना है, वो करना है। वो तो आपके पहले नॉमिनेशन होते थे, वही होते थे, रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। वो मशावरी कमेटी पहले से ही कर देती थी ना जी, तो वो मगर होते मशावरत से, लेकिन इलेक्शन जरूर होते थे। हाँ, मगर किसी एक फर्द वाहिद की ख्वाहिश नहीं होती थी। तो कोई कह के जी मैंने ये कहा है तो मैं ये प्रेसिडेंट प्रपोज कर रहा हूँ तो इसी को करना, बस मैंने नहीं किसी की सुननी, ये नहीं होता था। मैंने भी कई प्रेसिडेंट प्रपोज किए, दूसरों ने भी किए, तीसरों ने भी किए, फिर मिलजुल के एक दूसरे को कन्विंस करके हम ओहदे और एग्जीक्यूटिव कमेटी की टिकट्स जो थी बांट दिया करते थे। किसी वक्त अगर मैंने किसी पे माना तो मुझे मना लिया, उन्होंने कहा नहीं ये बंदा अच्छा है, छोड़ो छोड़ो ठीक है कर दो, हमने कहा ठीक है। मेजोरिटी पे सारे काम होते हैं। सोहेल इशारी साहब से जो हमारी बातें हुई उनमें निचोड़ ये है कि पाकिस्तान में जब तक कालाबाग डैम और दूसरे छोटे डैम नहीं बनते उस वक्त तक पाकिस्तान में ना तो बिजली सस्ती होगी और ना ये बिजली का बहरान खत्म हो सकता है। तो मैंने और लिशारी साहब ने जो गुफ्तगू की है वो आपने सुनी है, इसका फैसला आपने करना है कि मैंने लिशारी साहब को के क्या सवालात किए और लिशारी साहब ने उसके कितने बरजुस्ता और अहम जवाब दिए। मुझे और लिशारी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।